हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवेडम क्लासेस। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द हेनरी फ्यूल। जो कि हेनरी फ्यूल ने, हम जैसे जानते हैं कि हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दिए थे, उसमें से यूनिटी ऑफ कमांड एक है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा हमारा, उसमें हम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जो हमारे क्लासिकल है, बिहेवियरलिस्ट हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल हैं, वो सब सारे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें हम हेनरी फ्योल के और F.W. टेलर के सबका एक प्रिंसिपल क्या है, बुक क्या है, इनके वर्क क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सब डिटेल में पढ़ेंगे। और बहुत ही मज़ा आएगा उस सब टॉपिक में, क्योंकि किसी की बायोग्राफी पढ़ने में, उसके कंट्रीब्यूशन पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो बने रहिए। बट अभी के लिए जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है, ये 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और हेनरी फ्योल जी ने भी इस प्रिंसिपल को बहुत ही ज़्यादा इम्फेसाइज किया था, यूनिटी ऑफ कमांड का। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी एंड कोर एरिया फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड: द प्रिंसिपल स्टेट ए सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपेरियर ओनली। देखिए, मैंने कल जो बताया था कि जैसे भी कोई भी हियरिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिशनल हियरिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे एक बॉस होगा, उसके अंतर्गत बहुत सारे सबॉर्डिनेट होंगे, ऐसे ऐसे करते करते होंगे। तो हमारा इसमें कहने का मतलब है कि जो हमारा सबॉर्डिनेट होगा, वो अपने एक ही सुपेरियर जो बॉस होगा उससे कमांड रिसीव करेगा, ना कि मल्टीपल बॉस से कमांड रिसीव करेगा। तो बेसिकली इसका यही मतलब है। देखिए यहाँ बताया गया, दिस प्रिंसिपल वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय हेनरी फ्योल इन हिज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जो इन्होंने हेनरी फ्योल ने अपना 14 प्रिंसिपल दिया था, जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड है, सेंट्रलाइजेशन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सारे हैं। एक एक करके हम सारे 14 प्रिंसिपल को बताएंगे जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर टॉपिक चलेगा। तो अभी के लिए इतना जाने कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, जो कि 14 प्रिंसिपल में से एक है। आइए, इट मीन्स वन बॉस। इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड में अगर हमारा सबॉर्डिनेट ओनली एक बॉस से ऑर्डर रिसीव कर रहा है, इसीलिए इसको बोला गया कि वन बॉस, वन ऑर्डर, वन रिपोर्टिंग लाइन। देखिए, एक बॉस होगा, एक रिपोर्टिंग लाइन होगा, और एक हमारा क्या होगा, एक ही ऑर्डर होगा। देखिए, ये बॉस हो गया, ये ऑर्डर लाइन हो गया, सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है, एक ही ऑर्डर दे रहा है, एक ही लाइन ऑफ रिपोर्टिंग होगी। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये यूनिटी ऑफ कमांड का कि वन बॉस, वन ऑर्डर, वन रिपोर्टिंग लाइन। इट मीन्स ए सबॉर्डिनेट रिसीव कमांड ओनली फ्रॉम वन बॉस, देन इट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। तो ऐसा कहा जाएगा, अगर ऐसा चीज़ हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीज़ें हो रहा है कि जो उसके सबॉर्डिनेट होंगे वो केवल एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव कर रहे होंगे, तो कहा जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड है। लेट्स सी डिफिनेशन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। सो हेनरी फ्योल, व्हाट से हेनरी फ्योल? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एन एम्प्लॉय मस्ट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपेरियर ओनली। अभी जैसे मैंने बताया, उसको हिंदी फ्योल जी ने इलेबोरेट किया कि एन एम्प्लॉय मस्ट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। एंड लेट्स सी व्हाट लूथर गुलिक emphasized यूनिटी ऑफ कमांड एज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन विद इन हियरिकल स्ट्रक्चर्स। देखिए, इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जो कि हियरिकल स्ट्रक्चर होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही ज़रूरी है उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। गुलिक जी ने बेसिकली एज इसके एक फीचर्स टाइप से करके उसको डिफाइन किया गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड एज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन विद इन हियरिकल स्ट्रक्चर्स। नाउ सी व्हाट लिंडल उर्विक से। लिंडर उर्विक argued that violation of unity of command creates confusion and weakness authority। देखिए, बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और वहाँ जो कि अथॉरिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी, अगर वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड अच्छे से
फॉलो नहीं हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और वहाँ की जो अथॉरिटी होगी वो क्या होगी, वीकेन हो जाएगी। एंड डायमोक एंड डायमोक से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके स्टेटमेंट को याद रखिएगा। बेसिकली इनका स्टेटमेंट पूछा है, ए कोरोलरी ऑफ चेन ऑफ कमांड इज यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए बेसिकली क्या होता है, कोरोलरी मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो उन्होंने बोला कि जो चेन ऑफ कमांड अगर फॉलो हो रहा है तो उसका रिजल्ट जो निकलता है वो होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। तो डायमोक एंड डायमोक जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको बेसिकली याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए एक कोरोलरी ऑफ चेन ऑफ कमांड इतना ही पूछता है, इज ए यूनिटी ऑफ कमांड, इतना दे देगा और 4 स्कॉलर्स नाम दे देंगे तो पूछेगा किसका स्टेटमेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए कोरोलरी ऑफ द चेन ऑफ कमांड इज यूनिटी ऑफ कमांड। द प्रिंसिपल दैट ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस। देखिए ईच एम्प्लॉय शुड वन बॉस। एंड नाउ सी द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मतलब कि अब ये थ्योरेटिकल में हमारा यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहलाता है और किस किस से लिंक है ये देखते हैं। सो यूनिटी ऑफ कमांड इज क्लोजली लिंक्ड विथ हियरकी, स्केलर चेन से, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। इट इंश्योर अ क्लियर वर्टिकल चेन ऑफ अथॉरिटी। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड होगा तो एक एम्प्लॉय एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, ऐसे ऐसे वो उससे रिसीव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल कम्युनिकेशन क्रिएट होगा। और एक यहाँ क्या होगा मेंटेन, यहाँ पे हियरकी देखो एक स्केलर चेन उससे लिंक्ड हो रहा है और डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, और यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, पैरेलल चलेगा। तो इसमें इसीलिए बोला कि इट इंश्योर अ क्लियर वर्टिकल चेन ऑफ अथॉरिटी। तो इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हो गया। बेसिकली इसको कह सकते हो कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड है तो एक क्लोजली लिंक्ड विथ हियरकी, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, pyramidal structure of organization, and it ensure clear vertical chain of authority. Now see the needs and importance of unity of command. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इसका नीड या इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट कन्फ्यूजन। देखिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड अच्छे से फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे देखिए कोई भी सबऑर्डिनेट होगा, उसको कोई भी उसका बॉस सुपीरियर उसको ऑर्डर दे दिया तो उसको करना है, उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसको बोला कि हमारे बॉस ने ये बोला है तुम्हें करना ही है। इफ एन ऑफिसर रिसीव्स टू कंट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी सफर्स। देखिए यही बेसिकली बताया कि अगर कोई भी सबऑर्डिनेट, अगर दो सुपेरियर से ऑर्डर रिसीव कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, एफिशिएंसी में कमी आ सकता है। क्योंकि उसको अब वो सोचेगा कि मैं बॉस ए का काम करूँ या बॉस बी का काम करूँ, तो उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी में कमी आ सकती है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया है, इफ ए सेक्शन ऑफिसर रिसीव्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ डिप्टी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्लिक्ट अराइजेस। देखिए अब यही बोला कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, मे भी हो सके वो वहाँ पे मना कर दे, दोनों का ना कहे वो, क्योंकि उसके एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है ये चीज़ें कि वो क्या किसका सुने, किसका ऑर्डर सुने। तो इसलिए बेसिकली इसको बताया गया है कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन को प्रिवेंट करता है यूनिटी ऑफ कमांड। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंस देखिए, फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स कर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स ट्रेसेबल टू अ स्पेसिफिक सुपेरियर। देखिए अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी जूनियर अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो ट्रेस कर सकता है कि हमारे सीनियर, यही सीनियर ने हमको ऑर्डर दिया है, मैंने इनके ऑर्डर से काम किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रेस भी हो सकती है कि कौन किसको बोला और कौन कर रहा है। एंड थर्ड, इंश्योर डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड आल्सो इंश्योर डिसिप्लिन, क्लियर कमांड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन। देखिए अगर यूनिटी ऑफ कमांड है तो वहाँ पे डिसिप्लिन भी इंश्योर होगा, मेंटेन होगा। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया अपने जूनियर को तो मेरा जूनियर को करना है, और हमारे उस जूनियर ऐसे से लाइन ऑफ कमांड चलता रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगी, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और ना कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एंड फोर्थ, अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टी। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी अवॉइड हो सकता है, हो जाएगा। एन एम्प्लॉय कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स इफेक्टिवली। देखिए यही बेसिकली कहने का मतलब है, अगर मुझे ऑर्डर देने वाले एक लोग होंगे तो मैं उन्हीं का सुनूंगा, और यहाँ पे क्या होगी, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर मेरे को ऑर्डर देने वाले 3 या 4 लोग होंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किसका किसका सुनूंगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। नाउ सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखिए अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूँ कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है और कैसे फॉलो होता है इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसलिए दिया कि बेसिकली लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के इन्वायरमेंट से फेमिलियर होते हैं, वहाँ के लोग क्योंकि कोई काम पड़ता है, लोग
अपने तहसील में आते जाते रहते हैं काम को लेके। तो क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैक्स सभी लोगों को मालूम है कि वहाँ पे क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट में हेड कौन होता है। तो इसलिए बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल दिया। देखिए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड हो गया, देन एडीएम होगा। एडीएम मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। उसके नीचे हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, एसडीएम। एंड एसडीएम के नीचे हमारे तहसीलदार साहब आते हैं, देन नायब तहसीलदार, ऐसे ऐसे करके एट लास्ट क्लर्क पे स्टॉप होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा डीएम जी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी होगा वो एडीएम को ऑर्डर देंगे, और कहीं कहीं क्या होता है कि डायरेक्ट एसडीएम को करता है। तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे समझिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम को, एडीएम एसडीएम को, एसडीएम तहसीलदार को, और कुछ भी चीज़ें जो रिपोर्ट करना होगा, फीडबैक देना होगा, तहसीलदार देगा एसडीएम को, एसडीएम देगा एडीएम को, एडीएम डीएम को। तो ये हमारे क्या है कि एक यूनिटी ऑफ कमांड ऐसे फॉलो होता है। और बेसिकली देखिए यहाँ पे हियरकी भी दिख रही है, हियरकी भी दिख रही है। और यहाँ पे अब देखोगे डिसिप्लिन भी मेंटेन हो रहा है, क्योंकि कोई भी अगर एसडीएम ने कोई बोला तो तहसीलदार उस काम को करेगा, ना कि उसको ओवरराइड करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा यूनिटी ऑफ कमांड भी फॉलो हो रहा है, हियरकी भी फॉलो हो रही है, और एक डिसिप्लिन भी मेंटेन है। और यहाँ पे कोई भी टास्क का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब डीएम जी ने, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी ने कोई भी ऑर्डर इशू किया तो एडीएम या एसडीएम जी को करना ही करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो ईच ऑफिसर रिपोर्ट्स टू ओनली वन इमीडिएट सुपेरियर। वही जो मैंने बताया, तहसीलदार एसडीएम को रिपोर्ट करेगा, एसडीएम एडीएम को, एडीएम डीएम को। नाउ सी द डिस्टिंक्शन फ्रॉम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए जो हमारा 14 प्रिंसिपल है हेनरी का, हेनरी 14 प्रिंसिपल है बेसिकली, उसमें से भी एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। तो बेसिकली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो इसलिए मैं इसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को भी इसमें इलेबोरेट कर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, वन एम्प्लॉय वन बॉस, ये हो गया कि जो ऑर्डर से रिलेटेड है। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, वन ऑब्जेक्टिव वन प्लान। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्लियर है, प्लान क्लियर है, और सारे इंप्लॉय उस प्लान को फुलफिलमेंट करने के लिए एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि वन ऑब्जेक्टिव वन प्लान। देखिए कंसर्न विथ रिपोर्टिंग, इसमें क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड में रिपोर्टिंग इसलिए मैंने बताया कि इसमें कोई एक ऑर्डर आएगा और एक दूसरा ऊपर से नीचे ऑर्डर आएगा और नीचे से ऊपर रिपोर्टिंग होगी, तो एक कंसर्न विथ रिपोर्टिंग हो गया। Whereas in unity of direction concerned with planning, here every employee plan how to organization grow rapidly। तो यहाँ पे basically unity of direction concerned with planning, and in unity of command individual level principle होगा। वहाँ पे देखिए हर एक लेवल पे अपना अपना अलग अलग प्रिंसिपल होगा, whereas ऑर्गेनाइजेशनल लेवल प्रिंसिपल होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे प्रिंसिपल का, उसी प्रिंसिपल पे सारे इंप्लॉय चलेंगे एक डायरेक्शन में, उस एक प्लान को फुलफिलमेंट करने के लिए। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ सी द क्रिटिसिज्म ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड को भी क्रिटिसाइज किया गया। लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट ऑन विच यूनिटी ऑफ कमांड क्रिटिसाइज। सो हर्बर्ट क्रिटिसाइज बाई हर्बर्ट साइमन इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। देखिए अभी हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को क्रिटिसाइज किया है। देखते हैं किन किन बेस पे उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को क्रिटिसाइज किया है। सो फर्स्ट पॉइंट, ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन पे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। देखिए इन्होंने बताया कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्प्लेक्स। देखिए जो हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए बताया कि अगर ये जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड होता है ओवर सिंप्लीफिकेशन, अगर देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पे मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट बॉस है, तो वहाँ पे क्या होगा कि मे भी ऐसा जरूरत पड़े कि दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस को दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट को कुछ ऑर्डर देना हुआ, तो इसमें क्या होगा, मिक्स होके क्या होता है, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन के को लेके बोला है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड ओवर सिंप्लीफिकेशन को लेके इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया, हर्बर्ट ए साइमन। देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स इट इन प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर एम्प्लॉय रिपोर्ट टू। देखिए अगर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई काम प्रोजेक्ट बेस्ड हो रहा है, तो एक एम्प्लॉय
दो मैनेजर को रिपोर्ट देगा। कौन कौन से मैनेजर होंगे? फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। और जबकि हमने देखा यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय अपने एक मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो बेसिकली अगर हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर को रिपोर्ट देना होता है। तो इस बेस पे भी क्रिटिसाइज किया गया हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ थर्ड पॉइंट, टेक्निकल सुपरविजन की कमी हुई। देखिए अगर यूनिटी ऑफ कमांड है तो वहाँ पे टेक्निकल सुपरविजन की कमी होगी। क्यों? क्योंकि वन बॉस है। अब वन बॉस सारे सबॉर्डिनेट को, सारे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट को क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। तो मान लीजिए इस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इस डिपार्टमेंट का टेक्निकल काम है, इस डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजिंग का काम है, बट हमारा बॉस को एक ही है ना। तो बॉस को ऐसा नहीं है कि बॉस तो भगवान है, इसको सब कुछ मालूम है। ये भी तो एक इंसान है, इसको भी तो एक लिमिटेड नॉलेज होगा। बट ये क्या करेगा? ये तीनों डिपार्टमेंट को अकेले सुपरवाइज करेगा। तो क्या होगा? यहाँ पे टेक्निकल सुपरविजन की कमी हो जाएगी। तो बेसिकली इसी बेस पे हमारा यूनिटी ऑफ कमांड क्रिटिसाइज किया गया। एन ऑफिसर में रिसीव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपेरियर, टेक्निकल गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। तो देखिए अब बेसिकली यहाँ पे यही बताया कि टेक्निकल सुपरविजन जहाँ होगा, वहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय होगा, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सुपरविजन को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर भी एक ही एम्प्लॉय को क्या करेंगे? गाइड करेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा? कोई अगर सुपरवाइजर होगा टेक्निकल गाइड करेगा, कोई सुपरवाइजर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस देगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये बातें बताई गई है। एंड फोर्थ वन इज, देखिए मॉडर्न गवर्नेंस मॉडल। देखिए मॉडर्न गवर्नेंस मॉडल है तो उसमें क्या होगा? नेटवर्क गवर्नेंस एंड कोलैबोरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बिकेन स्ट्रिक्ट यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए जो हमारे मॉडर्न गवर्नेंस में हमने देखा, मॉडर्न गवर्नेंस मॉडल में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज होते हैं, मल्टी एजेंसीज क्या होते हैं? इन्वॉल्वमेंट होते हैं सिंगल स्कीम के लिए। कोई भी अगर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसमें क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगे उस स्कीम को प्रोवाइड करने के लिए। तो उसमें क्या होगा? यूनिटी ऑफ कमांड को क्या होता है? वीकेन हो जाएगा। तो क्या होगा? वहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजर होंगे, तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड हमारा वीकेन होगा। नाउ रेलिवेंस इन कंटेम्प्रोरी। देखिए अब यूनिटी ऑफ कमांड इन रेलिवेंस इन कंटेम्प्रोरी एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। थ्रू मॉडिफाइड यूनिटी ऑफ कमांड स्टिल एग्जिस्ट इन। देखिए अब यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? हमारे कंटेम्प्रोरी एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। देखिए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिटी ऑफ कमांड तो बहुत ही होता है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डिफेंस वगैरह में यूनिटी ऑफ कमांड तो बहुत होता है। अगर बॉस या मतलब जो ऑफिसर बोल दिया तो उसको करना ही करना है। एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही सेम है। सिविल सर्विसेज हियरकी में भी आप लोगों ने देख ही लिया, डीएम एसडीएम वाला जो एग्जांपल दिया। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर मतलब बोल दिया है गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में, ये सब चीज़ें यूनिटी ऑफ कमांड ज़्यादा चलती है। हाउ एवर इन, देखिए अब कहाँ कहाँ थोड़ा सा वीकेंड हो जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। देखिए इसमें कहने का मतलब जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें क्या होगा? रिजिड होगा, मतलब फॉलो ही होगा, जरूर फॉलो होगा। बट अगर ये वाले चीज़ें हैं, देखिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होंगे, पीपी होगा, एमएमपी होंगे, मतलब मिशन मोड प्रोजेक्ट होगा, ई गवर्नेंस नेटवर्क वाले जितने ऑर्गेनाइजेशन जब अब आ गए हैं, मतलब मॉडर्न टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? फ्लेक्सिबल है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। बेसिकली कहने का ये मतलब है। अब देखिए अब दो चीज़ें देखते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड को लेके आर्गूमेंट में कौन कौन से स्कॉलर ने सपोर्ट किया और कौन कौन से मतलब उसके अगेंस्ट में रहे, कौन कौन से उसके फेम में रहे, उसको मतलब सपोर्ट किया, वो देखेंगे। आर्गूमेंट फॉर और अगेंस्ट। आर्गूमेंट अगेंस्ट the observance of the concept of unity of command is essential to avoid confusion। एंड देखिए अब ये तो जाहिर सी बात है, हमने देख रखा है कि यूनिटी ऑफ कमांड है तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा? अवॉइड होगा। एंड ड्यूअलिटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड कीप्स एन एम्प्लॉय अंडर कंफ्यूजन एंड कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन क्या होगा? एराइज होगा। फॉर इंस्टेंस देखिए अगर मल्टीप्लिसिटी होगा कमांड के, ड्यूअलिटी कमांड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। देखिए फॉर इंस्टेंस, और क्या होगा? जो हमारा सबऑर्डिनेट होगा वो क्या सोचेगा? हुम टू फॉलो, किसका फॉलो करें ना, व्हाट टू फॉलो, क्या फॉलो करें, मतलब कि किसका सुने और क्या करें। बेसिकली इस बेसिस पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उसको लेके देखिए हमारे हेनरी फ्योल जी ने क्या बोला? हेनरी फ्योल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवोकेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यूनिटी ऑफ कमांड को लेके को जो है मेजर प्रोपोनेंट है
जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्फेसाइज किए हमारे हेनरी फ्योल जी ने। नाउ सी द अकॉर्डिंग टू फेल द फॉलोइंग फैक्टर्स रिजल्ट इन डुअल कमांड। देखिए इन्होंने बताया अगर डुअल कमांड होगा, डुअलिटी ऑफ कमांड होगा तो क्या क्या रिजल्ट आएगा उसका देखते हैं। देखिए डिवाइडिंग अप अथॉरिटी बिटवीन टू मेंबर्स। अब देखिए अगर डुअल कमांड है तो वहाँ पे अथॉरिटी दोनों लोग को देना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, डिवाइडिंग अप अथॉरिटी बिटवीन टू के बीच अथॉरिटी डिवाइड हो जाएगा। और देखिए इम्परफेक्ट डिमार्केशन ऑफ डिपार्टमेंट, और जो डिपार्टमेंट होगा उनका इम्परफेक्ट डिमार्केशन मतलब अलगाव अलगाव होगा। एंड कॉन्स्टेंट लिंकिंग अप होगा। लिंकिंग अप मतलब कि उनमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा सा करना पड़ेगा। फिर अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट रहे हैं, इस बॉस का डिफरेंट ए बॉस बी बॉस सी को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, फिर लिंकिंग कराना होगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सब फैक्टर्स हैं व्हेन जब डुअल कमांड होंगे तो ये सब चीज़ें अराइज होंगे। नाउ सी व्हाट गुल्ली कैन यूरविक से। गुल्ली कैन यूरविक हैव आल्सो सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए कभी कभी ये पूछ देता है कि यूनिटी ऑफ कमांड को और किसने अदर देन हेनरी फ्योल किसने सपोर्ट किया। सो रिमेंबर गुल्ली कैन यूरविक हैव आल्सो सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दे बिलीव दैट ए मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर, ए मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर। और ये भी पूछता है कभी कभी, ये स्टेटमेंट दे देगा। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यही तो खासियत है, वो बेसिकली सीधा सीधा स्टेटमेंट उठा के पूछ सकता है, कोई इसमें फिक्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से रखिएगा कि जो चीज़ें आपको लगे थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, पढ़ने में यूनिक लग रहा है, उसका मीनिंग यूनिक है, वर्ब यूनिक है, तो सब चीज़ें पक्का वही सब चीज़ें पूछता है। जैसे आप देखिए ए मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर, तो बेसिकली ये पूछ देगा, दे देगा कि किसका स्टेटमेंट है। सो गुल्ली कैन यूरविक का। एंड अब देखिए आर्गूमेंट अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट अगेंस्ट में हुआ है लेके यूनिटी ऑफ कमांड को लेके। The concept of unity of command has been opposed by many writers. Let's see. Secular Hudson, देखिए Secular Hudson argue that the old concept of Secular Hudson argues the old concept of one single boss for each person is seldom found in fact in complex government situation। देखिए इन्होंने बोला कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो सेल्डम है और एक कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंटल सिचुएशन में ही होता है। एंड जेडी मिलेट ने क्या बोला, जेडी मिलेट ने, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडी मिलेट एडवोकेट्स द थ्योरी ऑफ ड्यूअल सुपरविजन। देखिए ये बेसिकली पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, सो राइट डाउन। सुपर ड्यूअल सुपरविजन किसने, कौन प्रोपोनेंट थे ड्यूअल सुपरविजन के, जेडी मिलेट जी। एडवोकेट द थ्योरी ऑफ ड्यूअल सुपरविजन इन प्लेस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। और वो ड्यूअल सुपरविजन क्या होगा, टेक्निकल सुपरविजन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन होगा। देखिए मैं इसको क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि डुअल सुपरविजन को किसने एडवोकेट किया था। और एक एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता है कि वो डुअल सुपरविजन क्या क्या होते हैं। तो देखिए जेडी मिलेट एडवोकेट द थ्योरी ऑफ डुअल सुपरविजन एंड टेक्निकल सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, दीज आर टू सुपरविजन। So write down. Now, according to Herbert Simon, the principle of unity of command conflicts with the principle of specialization। देखिए ये भी एक प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अच्छे से। बट देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का क्या होता है कि कोई भी अगर डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय हो वो किसी एक काम में स्पेशलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक ही बॉस होगा, एक ही यूनिटी ऑफ कमांड होगा, एक ही बॉस डिफरेंट सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ यही इन्होंने हर्बर्ट ए साइमन जी ने बताया है कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट नाउ एफडब्ल्यू टेलर जी क्या बोले हैं, एफडब्ल्यू टेलर हैज रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए टेलर जी भी ने यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यू आ सकता है। एफडब्ल्यू टेलर हैज आल्सो रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड को इन्होंने अगर रिजेक्ट कर दिया तो इन्होंने क्या बोला, इन इट्स प्लेस ही एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप अंडर विच ए वर्कर रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम 8 सुपरवाइजर फंक्शनल फोरमैनशिप, एफडब्ल्यू टेलर, ये सब आप लिख लीजिए।
देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप का थ्योरी किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। और फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप होता है कि जिसमें एक सबऑर्डिनेट 8 डिफरेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइज्ड होगा। अब उसको हम जब क्लासिकल थिंकर्स पढ़ेंगे तो उसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर्स का पहला ही टॉपिक चलेगा, तो उसमें हम अच्छे से बताएंगे फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट किया और उन्होंने उसके स्थान पे फंक्शनल फोरमैनशिप को बताया। अंडर विच ए वर्कर रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम 8 सुपरवाइजर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सी द फैक्टर अफेक्टिंग। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो यूनिटी ऑफ कमांड को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए मैं बता देता हूँ कुछ क्या होते हैं। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसको भी हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल से बताएंगे। जैसे हमारा कमीशन टाइप ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्यूरो टाइप हो गया, और एंड बोर्ड हो गया हमारा। तो बेसिकली जैसे होता है ना हमारा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब चीज़ें ब्यूरो टाइप हो गया। कमीशन हो जाते हैं हमारा, सारे बहुत से कमीशन आते हैं ना, साकरिया कमीशन ऐसे हो गए, ये भी एक प्रकार से कमिटीज तो हो गए। और बोर्ड हो गए, जल बोर्ड, ये सब बोर्ड हो गए। तो बेसिकली उसके अगर वो सब चीज़ें हैं तो वहाँ पे क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड अफेक्ट होगा। तो बेसिकली आइए देखते हैं डिटेल में। The concept of unity of command affected by following two factor which are result of growing size। देखिए growing of size and complexity of modern organization। आइए देख के क्या है। तो देखिए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ, कम्प्लेक्सिटी हुई और साइज बढ़े, उसमें कुछ कुछ एडवांसमेंट आए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड क्या हुआ, हैम्पर हुआ। पहला पॉइंट देखते हैं, एडॉप्शन ऑफ प्लूरल हेडेड बॉडीज। देखिए प्लूरल हेडेड बॉडी, देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉस होंगे, मैनेजर होंगे, हेड होंगे। प्लूरल हेडेड बॉडीज लाइक, और देखिए प्लूरल हेडेड बॉडीज किस किस में होंगे, बोर्ड एंड कमीशन टाइप में होंगे। अगर हमारा जल बोर्ड ये सब ऐसे टाइप के हैं तो वहाँ पे क्या होगा, प्लूरल हेडेड बॉडीज होगा। एंड ब्यूरो, ब्यूरो हेडेड बाय सिंगल इंडिविजुअल। ब्यूरो जो हमारा होता है सिंगल इंडिविजुअल हेडेड होता है। तो ये सब चीज़ों में देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगा, हमारा हैम्पर होगा। एंड द सेकेंड इज इंक्रीजिंग नंबर एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज विच आर मैन्ड बाई स्पेशलिस्ट। देखिए हमारा अभी एक टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और स्टाफ एजेंसीज एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज, ये सब देखिए क्या हुआ, स्पेशलिस्ट के द्वारा मैंड होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इसको अगर साइज क्या हुआ, ग्रो होने लगा, तो भी हमारा यूनिटी ऑफ कमांड क्या हुआ, हैम्पर हुआ। तो देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में कम से कम मैंने 30 मिनट के लेक्चर लिया है, जो कि यूनिटी ऑफ कमांड हार्डली 5 मिनट का टॉपिक है एज पर यूजीसी नेट सिलेबस के। बट मैंने इसको क्या किया, मैंने इसमें क्या कंटेंट हमारा जो हमारे BA MA के लिए है, इग्नू के नोट्स से वहाँ से कंटेंट उठाए हैं, और लक्ष्मीकांत से कंटेंट उठाए हैं, और कुछ ये गूगल से भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें देखे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा गया है 30 मिनट का। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए इस टॉपिक को, यूनिटी ऑफ कमांड को लेके जितने भी टीचर्स ने पढ़ाए होंगे, मैक्सिमम 5 या 10 मिनट से ज़्यादा कोई यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं बताया है। बट वहाँ पे क्या होगा, आपको एज सब चीज़ें जो फंक्शनल फोरमैनशिप किसने रिजेक्ट किया, उसका मतलब क्या होता है, इतना बता के सब लोग खाली हो गए हैं। बट मैं उससे क्या होगा, काम नहीं चलेगा। आप कहीं भी एग्जाम में आप MCQ में भी कर दो आप, बट क्या होगा, आपको एक कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगा। आप क्या होगा, को रिलेट नहीं कर पाओगे। और मेरा कंसेप्ट क्या है, मैं जब तक कोई चीज़ें अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से को रिलेट नहीं कर पाता तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, फिर वो एज ए स्टोरी टाइप का लगेगा कि उसको पढ़ा फिर भूल गया। अब क्योंकि अब हम लोगों ने जब से हम लोग पैदा हुए, बन हुए और चीज़ें समझे, हम लोग क्या हुआ अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में गए हैं, घुले मिले हैं। तो अगर उस सब चीज़ों को हम को रिलेट करें अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या होगा, चीज़ें आप अच्छे से समझ सकोगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए सजेशन है, अगर आप लोग कहीं भी हो, अगर आप लोग वर्किंग हो या तो स्टूडेंट हो, अगर आप जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को उठा के आप जो भी कंसेप्ट पढ़े उस ऑर्गेनाइजेशन में को रिलेट करो। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन से कंसेप्ट करता हूँ कि वहाँ पे जो यूनिटी ऑफ कमांड कैसे फॉलो हो रहा है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हियरार्की कैसे कैसे है, मेरे ऊपर कौन है, मेरा बॉस कौन है, मेरे जूनियर्स कौन है, और मुझे कमांड कौन दे रहा है। ये सब चीज़ें आपको रिलेट करोगे अपने एक्चुअल चीज़ों से, जिसमें इन्वायरमेंट में आप जी रहे हो, तो क्या होगा, ये सब टॉपिक जो कंसेप्चुअल होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो ये सब चीज़ें आप करके देखिए, सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी, तो आप किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से बता पाओगे।
तो आई होप अच्छे से आप लोग कीजिए, फिर लास्ट में एमसीक्यू सेशन लाएंगे तो उससे आप लोग का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो अभी के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।